नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की खूबसूरती की। दरअसल उत्तराखंड में प्रकृति के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिनका दीदार करने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में से एक है उत्तरकाशी का बामसरू ताल। अब इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, वहां यहां की वादियों में 80% बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी में बामसरू ताल दुनिया भर में मशहूर डोडी ताल से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए ट्रैकिंग ही एकमात्र जरिया है। संगम चट्टी और हनुमान चट्टी से ट्रैकिंग के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। 6 दिन और 5 रात के ट्रैकिंग सफर के दौरान एक बहुत ही ऊंचा और खूबसूरत वाटरफॉल चौड़ा दूनी पड़ता है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा दरबा टॉप के बाद बिया बुग्याल में ब्रह्मकमल के साथ कई खूबसूरत फूलों की घाटियां हैं, जो चारों ओर से बर्फ की पहाड़ियों से घिरी हैं। करीब 500 मीटर इलाके में फैला ये ताल अभी भी करीब 80% बर्फ से घिरा हुआ है। बामसरू ताल को भीमताल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से कुछ दूरी पर भीम गुफा भी है। तो उत्तराखंड में खूबसूरती के एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलते हैं और बामसरू ताल उन्हीं नज़ारों में से एक है। आपको यहाँ हर ओर बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी और अगर आप गर्मियों के मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बामसरू ताल से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ आप गाड़ी या किसी वाहन के जरिए नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 5 दिनों के ट्रैकिंग का सफर तय करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं अनुज सिंह पंवार, क्षेत्र पंचायत अगोड़ा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक और ट्रैक ढूंढा गया है कि जिसका नाम है बामसरू लेक। यहाँ से तकरीबन रोड हेड से जो उसकी दूरी है वो है तकरीबन 50 किलोमीटर, और वहाँ की जो हाइट है 4,400 मीटर। और वहाँ पे जब उस ट्रैक को करते हैं तो चारों तरफ अनेक प्रकार के फूल हैं, वो फूल पाए जाते हैं। और डोडीताल से आगे वहाँ से कुछ माउंटेन दिखते हैं, जैसे बंदरपुच ईस्ट बंदरपुच बेस कैंप भी दिखता है वहाँ से। और वहाँ से एक और ट्रैक निकलता है जो कि पहुँचता है भंगेली। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। दूसरी ओर सरकार वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से चला रही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। अभी भी वैक्सीन की कमी के कारण कई लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया, लेकिन शिविर में वैक्सीन ना होने के कारण लोग परेशान नजर आए। लोगों का कहना है कि कई बार चक्कर काटने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि 2 दिन से वैक्सीन की कमी थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने जल्द ही वैक्सीन की कमी दूर करने की बात कही है। तो वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई जगहों से अभी भी वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जहां से भी वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर जो वैक्सीन की व्यवस्था है वो जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी, ताकि लोगों को भी परेशानी ना उठानी पड़े और जो वैक्सीनेशन अभियान है वो और भी जोर पकड़ सके और भी रफ्तार पकड़ सके। उत्तराखंड में शिक्षा का मुद्दा हमेशा से ही प्रमुखता से उठता रहा है। जो दूर सुदूर के गांव हैं, वहां के बच्चों के लिए शिक्षा देना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड में बच्चों के सपने साकार होने वाले हैं। खासतौर पर उन बच्चों के सपने साकार होने वाले हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू हो चुका है। सरकार की अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे
जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देखते हैं। सरकार की ये योजना रफ्तार पकड़ती हुई भी नजर आ रही है। राज्य में अब तक 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दूचौर इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया है। उन्होंने स्कूल पहुंचकर इसका शुभारंभ भी किया। अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा देने की है और सरकार के इस फैसले की अब हर ओर तारीफ भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड के जो दूर सुदूर में बसे गांव हैं, वहां के बच्चों को हमने अक्सर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हुए भी देखा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। अब उन बच्चों के सपने साकार होने वाले हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और जो अमूमन कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पलायन भी करते हैं। तो अब उत्तराखंड से शिक्षा को लेकर के पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। 190 ऐसे इंग्लिश स्कूल खुल रहे हैं जहां पर बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी और अब जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर भी पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। का संज्ञान लेंगे और जो हमारे अधिकारी हैं मैं उनको आपके माध्यम से निर्देश दे रहा हूँ कि उसे विद्यालय में जाकर देख लें, कोई अपनी घटना ना घटे। सरकार चल जाता है 6 से 7 साल को करेगी। स्कूल का नाम ले लीजिए, आपको समीक्षा कीजिए, उनको ठीक कीजिए और मुझे बताइए। उत्तराखंड में प्रधान संगठनों का हल्ला बोल लगातार जारी है और अब प्रधान संगठनों के इस प्रदर्शन पर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। लिहाजा जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संगठन धरने पर हैं। जोशीमठ में प्रधान संगठन के धरने को कांग्रेस और भाकपा माले ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने प्रधानों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर इस ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। वहीं भाकपा माले ने भी सरकार से प्रधानों की बात मानने की मांग की है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 12 जुलाई को समस्त प्रधान संगठन मुख्य विकासखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। तो अब सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। जो सियासी पार्टियां हैं वो भी प्रधानों की आड़ में सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, प्रधानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम कर रही हैं। अब इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। योजना है, इसका भत्ता बढ़ाने का, इसके जो है 200 दिन करने का जो सवाल है, या और बाकी जो 12 सूत्री मांगे, इन सब का हम समर्थन करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं। ये केवल जो है केवल प्रधानों का मामला नहीं, सत्ता के जो भी और बाकी केंद्र है उन सब के जो अधिकार हैं उनको छीन करके एक व्यक्ति में केंद्रित कर देने वाला जो पूरा चल रहा है 7 सालों से हम देख रहे हैं कि सारी सत्ता, सारी शक्ति जो है एक व्यक्ति में केंद्रित कर दी जा रही है। ये जो तानाशाही है, ये जो है सारी सत्ता को केंद्रित कर देने वाला जो वो है। 9 जुलाई 2021 को भी हमारा प्रधान संगठन का हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहा और अभी तक भी सरकार के नुमाइंदों के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया हमारे प्रति आई नहीं है। और आज हमारे बीच ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पे आए हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी यहाँ पे हमारे समर्थन देने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो आने वाले 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जिलों में सीडीओ ऑफिस का घेराव हमारे द्वारा किया जाएगा। तो प्रधान संगठनों का हल्लाबोल लगातार जारी है और प्रधानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल नैनीताल के लाल कुआं में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां प्रधानों ने उनका विरोध किया है, उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। तो नैनीताल के लाल कुआं के हल्दूचौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के काफिले को प्रधानों ने काले झंडे दिखाए और उनके काफिले को रोकने की भी कोशिश की और नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रुक्मणी नेगी ने कहा कि 12 सूत्रीय मांगों के साथ वे 10 दिन से ब्लॉक में बैठे थे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध जताया है और मंत्री जी को काले झंडे दिखाए हैं। तो अब प्रदर्शन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रधानों के बीच में बात कब तक बन पाती है। देखिए 12
12 सूत्री मांगों को लेकर पूरा उत्तराखंड के पंचायत अपने अपने ब्लॉकों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और आज हमारा 9वां दिन है। देखिए, कोरोना काल के दौरान दरअसल शराब की बिक्री की समय सीमा तय की गई थी। इस निर्धारित समय सीमा के बाद शराब नहीं बेची जा सकती थी, लेकिन भले ही कोरोना काल में शराब की बिक्री को लेकर के समय सीमा निर्धारित कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध शराब की बिक्री है वो भी जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें कि मंगलौर में एक कथित शराब का ठेका ऐसा भी है जिस पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। ये शराब का ठेका किसी दुकान या मकान में नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर में संचालित होता है, जहां शराब के शौकीनों को किसी भी वक्त शराब उपलब्ध हो जाती है। दरअसल मंगलौर के उदलहेड़ी गांव स्थित देशी शराब के ठेके के बाहर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब बेचने वाला व्यक्ति पहले ग्राहक से पैसे लेता है, उसके बाद ट्रैक्टर में छिपाकर रखी शराब ग्राहक को देता है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी मामले का संज्ञान लेने की बात भी कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है। एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जो मैंगलोर एरिया में किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से शराब बेची जा रही है। प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इमीडिएटली इसको चेक करवाया जाएगा। एक्साइज बस उत्तरकाशी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस के पास 2.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। विदेशी पार्सल के नाम पर 2.5 लाख रुपए वसूले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में विदेशी पार्सल के नाम पर 2.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसकी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में दिल्ली के वसंत विहार थाना इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसी साल मई में उत्तरकाशी के मानपुर गांव के रहने वाले अभिषेक राणा ने पुलिस को धोखाधड़ी की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला खुद को एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताकर फोन करती थी, जिसके बाद पार्सल में डॉलर और महंगे सामान होने की बात बताकर कस्टम ड्यूटी के बहाने लोगों से पैसे ठगे जाते थे। दूसरे लोगों की आईडी पर सिम खरीदकर आरोपी लोगों को कॉल करते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र में भी मुकदमा दर्ज है और आरोपी मारो 8 महीने जेल में भी रह चुका है। वहीं दूसरी आरोपी जन्नत छेत्री उस मामले में साल 2019 से ही फरार चल रही है। तो पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा यहां पर कर दिया है, लेकिन अगर आपको भी कोई ऐसा कॉल आए तो सावधान जरूर रहें। पहले किसी को भी पैसे देने से पहले एक बार जांच जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई लेन देन करें। लोग हैं जो कि और जगह पर फैले हुए हैं। ये दिल्ली में रह के इस एरिया के लोगों को ठगने की कोशिश करता था, जिसमें अभी जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन और लोगों को इसने ऑनलाइन ठगी के माध्यम से उनसे पैसे लिए हैं। एक जानकारी ये भी आई है कि महाराष्ट्र नांदेड़ में इस थियोफिसल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसी 420 और आईटी एक्ट के। नैनीताल में कई मुद्दतों से ई रिक्शा की मांग की जा रही है। दरअसल पैडल रिक्शा की वजह से जाम लगता है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो ई रिक्शा हैं उनके बाद जाम से निजात मिलेगी और अब जो लोग हैं उनका ये सपना साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ई रिक्शा के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगी। एसडीएम और पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा का संचालन शुरू किया है। फिलहाल 5 ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा ताकि पर्यटक आराम से सरोवर नगरी का दीदार कर सकें। भविष्य में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ई रिक्शा की संख्या में बढ़ोतरी भी की जाएगी। दरअसल नैनीताल में लंबे वक्त से ई रिक्शा की मांग की जा रही थी और अब जो ये मांग है वो पूरी हो गई है। जो ई रिक्शा का संचालन है वो सरोवर नगरी में शुरू हो चुका है। देश विदेश से जो पर्यटक सरोवर नगरी का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें अब पैडल रिक्शा से नहीं बल्कि ई रिक्शा से सरोवर नगरी का दीदार करने का मौका भी मिलेगा। नहीं है तो यहाँ पे ई रिक्शा का संचालन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। इससे टूरिस्ट को भी सुविधा होगी
और रिक्शा चालक को भी सुविधा। कहीं ना कहीं जो रिक्शा पैदल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, उनसे जाम लगता था, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उनकी वजह से जाम लगता था। वो एक बहुत अच्छा भला काम कर रहे हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का। लेकिन आप देखेंगे कि जो ई रिक्शा है वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से मूव कर सकता है, तो उससे ऐसा कहा जा सकता है कि जाम जो जगह जगह पे लग जाते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा वो घटे। हरिद्वार में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दुकान के मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाश आराम से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो हरिद्वार के ज्वालापुर में ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला सामने आया है। घटना शंकर आश्रम तिराहे के पास की है। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश दुकान में दाखिल हुए और लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ज्वेलर्स और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाश फरार हो गए। हरिद्वार पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए चेकिंग शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी है। और अब इस लूट की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर पुलिस इस लूट की गुत्थी को जल्द नहीं सुलझाती है तो जो बदमाश हैं उनके हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करेगी और जो कोई भी इस वारदात के पीछे है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। रुड़की के दुर्गा चौक मंदिर में पुजारी बदलने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुराने पुजारी ने मंदिर समिति को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। मंदिर समिति के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मंदिर समिति के एक सदस्य पर पिस्टल दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि दुर्गा चौक समिति के पदाधिकारियों ने मंदिर के पुराने पुजारी जगदीश पैन्युली पर गंभीर आरोप लगाए थे। मंदिर समिति ने कहा था कि श्रद्धालुओं से पुजारी के खिलाफ लिखित शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा चोरी करने का आरोप भी पुजारी जगदीश पैन्युली पर लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें हटाकर नए पुजारी को नियुक्त कर दिया गया था। पुराने पुजारी के समर्थन में अर्चक महासभा के अध्यक्ष रजनीश शास्त्री ने कहा कि किसी भी पुजारी पर चोरी और गंदे आरोप लगाना ब्राह्मण समाज का अपमान है। नहीं छोड़ा है। मुझे मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में जाने का इन्होंने खुला ऑफर दे दिया है कि तुम उसमें जाओ, तुम हिंदू ही नहीं हो। क्या कोई ब्राह्मण अपने मंदिर में चोरी कर सकता, अपने घर में चोरी कर सकता? मेरे तो वो घर है, कैसे हो सकता है ऐसा? तो इन्होंने मेरे पे जो आरोप, ये निराधार आरोप हैं, ये खुद कर रहे हैं। जो भक्तगणों ने वहाँ पे सीसीटीवी इनके पिक्चर बनाई, इनका वीडियो बनाया है, वो न्यायालय में उपस्थित है। बना के उन्होंने एक मंदिर बना लिया और उसके बाद अब पंडित जी को इतने वर्षों में माँ की सेवा कर रहे थे, इतने वर्षों से पंडित जी, तो आज पंडित जी को माँ की सेवा से विमुख करके मंदिर से धक्के मार के निकालने की एक स्थिति पैदा हो गई है पंडित जी के ऊपर। उसके अलावा भी आरोप लगाकर, पंडित जी के ऊपर आरोप लगाकर मंदिर से निकाल दिया जाता। नैनीताल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों लोगों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब पुलिस ये तलाश करने की कोशिश कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये दोनों बदमाश उत्तराखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। तो नैनीताल में लाल कुआं पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 5 पिस्टल और तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने सुभाष नगर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया है। ये एसओजी और लाल कुआं पुलिस, नैनीताल पुलिस के द्वारा ये मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर सुभाष नगर बैरियर लाल कुआं से 2 मुलजिमों को टाटा सुमो गाड़ी से गिरफ्तार किया, जिनके पोजीशन से गाड़ी से 7 पिस्टल और 1 तमंचा हमने बरामद किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस लिए ला रहे थे। फिलहाल यही हमें जो मुखबिर से सूचना मिली तो डिलीवरी थी, किसी को देने के लिए आ रहे थे। क्या था, क्या पर्पस था, क्या कोई घटना करनी थी या कहीं बेचना था, क्या था, इसके बारे में अभी डिटेल में पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ हमने कासगंज पुलिस से भी इसमें संपर्क किया है, इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसका बैकग्राउंड इसके
लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या की एक गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल जब हत्या के मामले में मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अब मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो लक्सर के खरंजा कुतुबपुर में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दरअसल पुलिस को एक व्यक्ति की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि पत्नी ने ही पति की हत्या की है। महिला ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उस पर तेजाब डालने की भी धमकी देता था, जिसके बाद महिला ने तंग आकर शराब के नशे में गहरी नींद सो रहे पति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। ये खरंजा कुतुबपुर में एक नफीस नाम के व्यक्ति की 6 तारीख की रात्रि को जो है हत्या कर दी गई थी। वहाँ मौके पर जो भी साक्ष्य और पूछताछ से ये संज्ञान में आया कि जो इसकी पत्नी है जैनब, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के सामने पेश किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।